हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, नीट की प्रिपरेशन अपनी जारी रखते हैं। अगला सेशन चालू करते हैं। मैं इज द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो एपिडर्मल सेल्स के सेल जंक्शन के बारे में दे रखा है। टाइट जंक्शन दो एपिडर्मल सेल्स के बीच में बन रहा है और ऐसा बैरियर बन रहा है जिससे लीकेज को प्रिवेंट किया जाएगा। लीकेज बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा। प्रिवेंट लीकेज, तो यहाँ पे ए के अपोजिट आप लिख लीजिए 3। एडेरिंग जंक्शन सीमेंटिंग करते हैं दो नेबरिंग सेल्स के बीच में, सीमेंट की तरह काम करके उसको जोड़ देते हैं टुगेदर टू फॉर्म शीट। तो इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 1। गैप जंक्शन साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाएगा जिससे कि लेन देन हो सकेगा दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में। इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 4। साइनेप्टिक जंक्शन, साइनेप्सिस क्या, एक न्यूरॉन की एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन की बिगनिंग, या एक न्यूरॉन की एंडिंग और मस्कुलर बंडल या मस्कुलर फाइबर का शुरुआत। साइनेप्सिस क्या करता है, ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन थ्रू केमिकल्स टू अदर सेल। तो इसके अपोजिट आप लिख लीजिए 2। 3 1 4 2 आंसर हो गया। चलिए आगे चलें। तो ये हो गया आपका एपिडर्मल सेल्स के बारे में जानकारी। आगे चलते हैं। मैं इज द कॉलम 1 कॉलम 2 यहाँ पे दिए हुए हैं आपके सेल ऑर्गेनेल, इधर उनके फंक्शन दिए हुए हैं। गोल्गी अपरेटस क्या करता है, ग्लाइकोसिलेशन करता है। ग्लाइकोसिलेशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट मोइटी का अटैच होना प्रोटीन के साथ या लिपिड के साथ, वो कहलाता है ग्लाइकोसिलेशन। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड साइट क्या है, गोल्गी अपरेटस। लाइसोसोम्स में क्या है, लाइसोसोम्स में आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल का डाइजेशन कर देगा। सुसाइडल बैग भी कहलाते हैं। अगर ये फट गए तो सेल को ही खा जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है भाई, ये साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है। यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, पावर हाउस ऑफ सेल है, एटीपी जनरेट होते हैं। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का साइट है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे आइए। सुक्रोज इज अ टाइप ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इसके लिए आपसे रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर पूछा जाता है। उसके लिए आपको याद रखना है रट माला, माला को रट लो, नो सूत्र, सूत्र को ना रटो। क्या मतलब हुआ, रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सी, माल्टोज और लैक्टोज। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज। ठीक स्टेटमेंट है। ग्लूट4 इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, ठीक बात है। कॉनकनावलिन ये पिगमेंट है, ये बात गलत है। पिगमेंट में आपके एंथोसाइनिन कैरोटिनॉइड दे रखे हैं आपकी चार्ट में, कॉनकनावलिन टाइप ऑफ लेक्टिन है। तो यही स्टेटमेंट गड़बड़ है। एराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक बात है। ये देखिए, इसको जरूर रट के जाइएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, फिर कल ना कहना। इन सोमेटिक सेल साइकिल, सोमेटिक सेल साइकिल में क्या होगा, तो पहले एक लॉन्ग इंटरफेस होगा जिसमें सेल प्रिपेयर करेगी फॉर द अपकमिंग न्यूक्लियर डिवीजन। इसको हम बांट सकते हैं G1 S और G2 में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम सेल साइकिल का इसी में बीत रहा है। और फिर कैरियोकाइनेसिस और फिर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद दो डॉटर सेल बन गई। माइटोटिक सेल डिवीजन हम लोग इक्वेशनल सेल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि मदर सेल में जितना भी डीएनए कंटेंट है और जो भी डीएनए कंटेंट है सेम प्रतिलिपि बन जाएगी डॉटर सेल में। जबकि मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। माइटोटिक सेल डिवीजन में कह रहा है जी शॉर्ट इंटरफेस फॉलोड बाय लॉन्ग माइटोटिक फेस। गलत बात है। इंटरफेस बहुत ज़्यादा देर के लिए 95% के लिए, और शॉर्ट होता है आपका माइटोटिक फेज। डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन G1 में नहीं, एस फेज में होता है डीएनए डुप्लीकेशन। डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर वही रहेगा। मानिए आप 10 आम थे आपके पास 1-1 किलो के, वो 10 ही रहेंगे लेकिन 2-2 किलो के हो जाएंगे। इसको इस तरह से सीधी सी बात समझ लो। अगर ये डिप्लॉयड सेल है तो इसके पास 2N 2 जीनोम है। जैसे हम लोग की डिप्लॉयड सेल 46 क्रोमोसोम, वो 46 ही रहेंगे। ये बात अलग है कि क्रोमोसोम ने अपनी रेप्लिका डीएनए मॉलिक्यूल ने बना ली, और रेप्लिका भी सेंट्रोमियर से ही अटैच है। ये और ये एक दूसरे के क्रोमेटिड कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। हाफ ऑफ द डुप्लीकेट क्रोमोसोम कॉल्ड एज क्रोमेटिड। ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, ये दोनों दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है। और होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। वो कब होता है, मियोसिस में होता है। यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे सोमेटिक सेल बता रहा है, और सोमेटिक सेल कभी भी मियोसिस में एंटर नहीं होती। गैमीट मदर सेल होती है। तो सोमेटिक सेल हमारे शरीर की बॉडी की सेल, काइक सेल। अब उसमें डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन G1 फेज, S फेज में होगा। इन G1 फेज डीएनए कंटेंट इज डबल। भैया जब S फेज में होगा तो डीएनए कंटेंट कहाँ से डबल हो जाएगा। हम लोग डीएनए के बारे में जब बात करते हैं तो उसकी N वैल्यू और C वैल्यू बताते हैं। N वैल्यू बता रहा नंबर ऑफ जीनोम, वेयर C वैल्यू बता रहा है अमाउंट इन पिकोग्राम। अमाउंट इन पिकोग्राम, इसको समझ लेना। N और C वैल्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन कल आपको मिलने वाला है। तो अगर 2N वैल्यू है, 2 जीनोम है, तो उसमें जितना भी डीएनए कंटेंट है वो 2C है। और N अगर जीनोम एक है, जैसे हम लोग का जीनोम एक गैमीट में होता है, मेल गैमीट या फीमेल गैमीट कंटेनिंग 1 जीनोम, हैप्लॉइड सेल होती है, तो उसमें जो डीएनए कंटेंट होगा वो उसकी 1C वैल्यू बताएगा। तो ये जब आप एंटर हुई है
सेल हमारी G1 फेज में जितना भी डीएनए कंटेंट है उतना ही रहेगा। एस फेज के कंप्लीशन के बाद जब डीएनए डुप्लीकेशन हो जाएगा तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही रहेंगे। जैसा कि अभी आपको बताया कि क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रहा, एक आम था तो 1 ही किलो का, अब वो 2 किलो का हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। एना फेज में क्या होगा? एना फेज में होगा भैया ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ये जो सेंट्रोमियर पे इसकी कॉपी, दोनों कॉपी अटैच हैं, ये सेंट्रोमियर बीच से स्प्लिट करेगा। आधा क्रोमोसोम क्रोमेटिड जो फ्यूचर की डॉटर सेल का पूरा क्रोमोसोम है, आधा इधर आधा इधर, एक पूरा क्रोमेटिड इधर और क्रोमेटिड ही फ्यूचर की डॉटर सेल का पूरा क्रोमोसोम है। तो एना फेज में डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम स्प्लिट होता है और ये जो क्रोमेटिड हैं जो अभी तक सेंट्रोमियर से अटैच थे अपोजिट पोल की तरफ चल देते हैं। ट्रांसपायरेशन एंड रूट प्रेशर कॉजेस वाटर टू राइज इन प्लांट। ठीक है जी, ट्रांसपायरेशन कहाँ हो रहा? पत्तियों से हो रहा है। पत्ती से ये पानी भाप बन के उड़ा तो क्या करेगा? ये जनरेट करेगा पुल, और उस पुल में वाटर कॉलम पैक करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल अपने पीछे वाले मॉलिक्यूल को खींचेगा और इस तरह से वाटर ऊपर की तरफ मूव करेगा। रूट प्रेशर पुश करता है वाटर को ऊपर की तरफ और ट्रांसपायरेशन से पुल जनरेट होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा पुलिंग एंड पुशिंग इट रिस्पेक्टिवली। ठीक, चलिए आगे। पीजीए फर्स्ट कार्बन CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट है डिस्कवर्ड बाय फोटोसिंथेसिस ऑफ एल्का बाय साइंटिस्ट कार्बिन ने इसको डिस्कवर किया था। तो पीजीए फास्फोग्लिसरिक एसिड रिबिलोज बाइफॉस्फेट कार्बन एक्सेप्टर है जिसके पास 5 कार्बन एटम है। उससे एक कार्बन का एसिमिलेशन हुआ, एक कार्बन बाहर से आया और यहाँ पे 5 रुपये आपके पास थे, 1 रुपया बाहर से आया, 6 रुपये हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 6 रुपये 2 जगह बढ़ गए। तो 2 मॉलिक्यूल बन गए हैं फास्फोग्लिसरिक एसिड के जिसके पास 3 कार्बन है। ठीक है जी, 2 मॉलिक्यूल पीजीए बन गया। जो ये फर्स्ट स्टेप है आपका किसका? कार्बन फिक्सेशन आपके कार्बन साइकिल का। तो कार्बन साइकिल को किसने डिस्कवर किया था? कार्बन ने डिस्कवर किया था। किसमें डिस्कवर किया था? एल्गा में। क्या इस्तेमाल किया था? कार्बन 14 रेडियो एक्टिव कार्बन का इस्तेमाल किया था। क्लोरेला, याद रखिएगा क्लोरेला, आपकी बुक में दिया नहीं हुआ एनसीईआरटी में। क्लोरेला वो एल्गा था। देखिए, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन कार्बन, ही यूज रेडियो एक्टिव कार्बन 14 इन एल्गल फोटोसिंथेसिस, यूज क्लोरेला पे स्पीसीज पे इन्होंने काम किया था। दिस लेड टू द डिस्कवरी दैट फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वॉज द 3 कार्बन एटम कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड, जो कि कौन सा? फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसीलिए इनको C3 प्लांट बोल रहे हैं और C3 साइकिल बोलते हैं, क्योंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बन रहा वो 3 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड है। वेयर C4 साइकिल में पहला एक्सेप्टर कौन है? फास्फोइनोल पाइरुवेट, जिसके पास 4 कार्बन है, 1 कार्बन बाहर से आया, 3 कार्बन है। फास्फोइनोल पाइरुवेट 3 कार्बन है, 1 कार्बन के साथ एसिमिलेशन हुआ। यहाँ पे पेप्केज फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज 3 कार्बन, 1 कार्बन बाहर से, 4 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बन गया। किसमें? मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल में वहाँ पे क्या नहीं है? वहाँ पे रुबिस्को नहीं है। रुबिस्को कहाँ पे है? बंडल शीट सेल में, याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता। अब यहाँ पे क्या है? हमारा C3 प्लांट में जो एंजाइम है वो है रुबिस्को। ठीक है जी, चलिए आगे। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर लाइट एंड डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा जी? फोटोसिंथेसिस हो रहा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पे है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्या मिल रहा है आपको? थाइलाक्वाइड। थाइलाक्वाइड की चट्टी, ये जो चट बन गई ग्रेना, और इसमें साथ में क्या है? ग्रेना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किससे? स्ट्रोमा लैमेले से। और ये है आपका क्या चीज़? ग्राउंड सबस्टेंस स्ट्रोमा। तो थाइलाक्वाइड की मेम्ब्रेन पे आपके क्या है? क्लोरोफिल, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2। और स्ट्रोमा में क्या है? स्ट्रोमा में आपके एंजाइम्स हैं जो बनाएंगे क्या? कार्बन, मतलब हमारा कार्बनिक कंपाउंड बनाएंगे। तो भैया पूछा आपसे डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा है? डार्क रिएक्शन में यूज़ होगा ATP और NADP है, जो प्रोडक्ट है किसके? प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन के। और क्या बना दिया जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रोमा आउटसाइड फोटोसिंथेटिक लैमेले। चलिए आगे चले। Which of the following statement is incorrect? Glycolysis operate as long as it is supplied by NAD+. NAD+ मिलता रहना चाहिए ताकि इसका क्या होता रहे? रिड्यूसिंग पावर बनती रहे। ग्लाइकोलिसिस में चलता रहेगा NAD+ का रिडक्शन होता रहेगा और ये रिड्यूसिंग पावर NADH में कन्वर्ट होता रहेगा। मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। केवल सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से अटैच है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन टेक प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर नहीं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन कहाँ लोकेटेड है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रहा है? साइटोसोल में हो रहा है। ठीक बात है, आगे चलिए। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। नेचुरल ऑक्सीजन कौन है? हमारा इंडोल एसिटिक एसिड या इंडोल ब्यूटारिक एसिड नेचुरल है। सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन है? नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। बकानी डिजीज किसकी वजह से हो रही? जिब्रेलिक एसिड। और नेचुरल साइटोकाइनिन कौन है? जियाटिन। इतना आपके लिए इस सेगमेंट के लिए काफ़ी है। इसी तरह के सेशन के लिए बने रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।